भाऊ, ये जो घटना हुई है लाल किला के पास, गौरी शंकर मंदिर के पास, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और फिर प्रधानमंत्री का भाषण का वो अंश भी सुनते हैं जो आज उन्होंने इस घटना को अंजाम देने वालों को चेतावनी दी है। पहली तो बात है कि बहुत सालों के बाद ऐसा कुछ बड़ा हादसा हुआ है। और अजीब बात यह है कि मानो 24 घंटे पहले जब हम जयपुर डायलॉग में थे और उसका जयपुर डायलॉग का तीसरे दिन का आखिरी सेशन चल रहा था, तो शत्रुबोध से शत्रुनाश ऐसे विषय पर परिसंवाद चल रहा था। तो वहां मैंने बोला था कि सिर्फ शत्रु बोध होकर नहीं चलता, तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। और उसका मतलब बहुत सारे लोग शायद नहीं समझे थे, वो आज सामने आ गया कि बहुत सारी जगह हमारी जांच एजेंसी काम कर रही है, अलग अलग जांच एजेंसी है, फिर खुफिया एजेंसी है, ये सब काम करते हैं। और आज मुझे एक्सपेक्टेड था वही रिएक्शन बड़े विपक्षी दलों के नेताओं से आ रही है कि इसका तो जवाब देना पड़ेगा, इंटेलिजेंस फेलियर है, खुफिया एजेंसियां क्या कर रही है। यानी मेरी आंखें हैं लेकिन टूट गई है, मेरी आंखें खुली होकर भी मैं नहीं देखूंगा, मेरे कान है फिर भी मैं नहीं सुनूंगा, वो सब इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है। सामने से कोई शेर दौड़कर आ रहा है और मुझे बचाना जांच एजेंसी का काम है, मेरा काम नहीं है। ये जो माइंडसेट बना है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। जांच एजेंसी छोड़ो, आप खुद को नहीं बचाना चाहते तो आपको कोई नहीं बचाएगा। जो कुछ खबरें आई है मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, और बहुत सारे लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। आप क्या कर रहे थे इसका जवाब है कोई? एक गाड़ी कहीं और फरीदाबाद या कहीं घूम घूम कर बदरपुर बॉर्डर से ये आई वो आई, सब खबरें हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि ये गाड़ी इतने रास्ते में कम से कम 10-15 हजार लोगों के नजरों से सामने से गुजरी है। किसी को उसी में कोई शक या शुबा नहीं आया? क्यों नहीं आया? तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये जो मुझे गुस्सा है, जो राहुल गांधी उस दिन बोले थे कि डेमोक्रेसी बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है और मुझे डेमोक्रेसी बचानी है, ये इसकी जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो हमें समझना जरूरी है कि हम संविधान बचाएंगे, हम डेमोक्रेसी बचाएंगे, और वो बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं। क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोच है, क्या डिबेट है? इतने लोगों के सामने से एक गाड़ी गुजर रही है और उसमें देखो ये लोग जो होते हैं, जो कुछ आतंक फैलाते हैं, दहशत फैलाते हैं, उनकी हर चाल जो होती है वो खुद डरे हुए होते हैं कि पकड़े न जाए, पकड़े न जाए। तो आपकी नजर अगर सही हो तो आपको भी पता चलता है कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो हजारों लोग उनको देखते हैं और किसी के मन में शक नहीं आता। इसका मतलब हम अलर्ट नहीं है, हम सावधान नहीं है। तो पहले तो इसके लिए वो जिसने बम बनाया या फटा, उससे ज्यादा हम जिम्मेदार है। अगर हम अलर्ट नहीं है तो सबसे पहले जिम्मेदार हम है। अब मुझे एक आपको उदाहरण देता हूं। कहीं मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, कहीं मैं पहाड़ चढ़ रहा हूं, कहीं बड़ा एक क्लिप होता है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हवा का एक झोंका भी हमको उस खाई में गिरा सकता है। तो उसके लिए खुफिया एजेंसी काम करेगी? कौन काम करेगा? हम अगर सीरियस सिचुएशन में जी रहे तो हर समय, हर मोमेंट, हर सेकंड में, हर पल में सावधान रहना ये सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद औरों की आती है। देखो, एक मैं हमेशा बोलता हूं कि जिसको बैसाखी बोलते हैं, मराठी में हम कुबड़ी बोलते हैं, वो लेकर भी हमको चलना है तो हमारा पैर जमीन पर रखना पड़ता है। हमारे पैर जमीन पर नहीं लगेंगे और हमको बैसाखियां उठाकर ले जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कौन है तो हम आम नागरिक है। हमारे इर्द गिर्द कुछ हो रहा है, हम वो देखना नहीं चाहते।
देखकर अनदेखा करना चाहते। इसके बारे में कहीं मैं हमेशा ये मेरी आदत रही है, एयरपोर्ट पर कहीं छूटा हुआ सामान दिखाई दिया तो हमेशा मैं एयरपोर्ट के किसी कर्मचारी को या रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसी पुलिस या कोई दिखाई दे रेलवे का कर्मचारी, उसको दिखाता हूँ ये साला कोई इसके पास नहीं दे रहा है, तो जरा देखो इसमें क्या है। क्या हम ये करते हैं? नहीं करते। तो सबसे पहले कोई हादसा होता है तो हम जिम्मेदार होते हैं, बाद में दूसरों की तरफ उंगली उठाए, लेकिन उंगली उठाने के लिए भी जिंदा रहना जरूरी है। और इसलिए हमको हर उस शख्स पर शक होना चाहिए कि जो ऐसे लोगों के बचाव में खड़ा होता है, इनके जमानत के लिए कोर्ट में जाने वाला वकील हो, इनकी तरफ से ह्यूमन राइट्स की बातें करने वाला हो, उस हर इंसान को हमको टोकना पड़ेगा। ये काम तो हम कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये आम जनता का काम है। वोट चोरी के लिए चिल्ला रहे, अरे जिंदा रहेगा तो वोट करेगा ना, वो जिंदा रहेगा तो वोट करेगा। और जिंदा रहने के लिए देश में जो घुसपैठिए है, घुसखोर है, यहाँ के नागरिक ना होते हुए घुस बैठे कहाँ कहाँ, उनके खिलाफ जब एक आंदोलन छेड़ा जाता है, सरकार कुछ करती है तो उनके खिलाफ बोलने वाले हैं, उन्होंने कल का बम ब्लास्ट किया है। वो कोई तोयबा है, कोई उधर बैठा है जैश वाला, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसे घुसपैठिए यहाँ आते हैं तो उनका संरक्षण करने वाले, उनके लिए बचाव पेश करने वाले जो है वो सबसे बड़े आतंकवादी लगते। तो मैं मानता हूं कि उनके लिए हम क्या करने वाले, सरकार अपनी जिम्मेदारी उठाएगी, करेगी ना करेगी, जो कुछ करना है करे। अरे जिस देश ने, जिस जनता ने, करोड़ों करोड़ों जनता ने अपने आप 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, इसका पालन करके कोरोना जैसे दुश्मन से 2 हाथ किए हैं, वो जनता आज इतनी बेसावधान हो गई है, सावधानी छोड़कर बैठ गई है कि हमारे इर्द गिर्द कोई एक कार में बहुत बड़ा विस्फोटक लेके घूम रहा है और हमको उसको शक की नजर से तक नहीं देखते, क्योंकि हमारी नजर ढीली हो गई है। आवाज आ रही मेरे? जी जी भाऊ। हाँ, तो मैं मानता हूं कि दूसरों को जिम्मेदार ठहराना बंद करो। हर नागरिक को, हर राजनेता को पहले जिम्मेदार होना चाहिए, एजेंसी जिम्मेदारी नहीं। मैं मानता हूं कि एजेंसी उस माइक जैसी है, उस सीसीटीवी जैसी है, वो देखेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। अगर सीसीटीवी में जो कुछ पकड़ा गया है उससे एजेंसी निकाल रही है, लेकिन जब दिखाई दे रहा था तो सीसीटीवी कैमरे ने कुछ नहीं किया। तो अगर उसके पीछे दिमाग होगा तो काम करेगा, तो एक्शन लेगा, तो वो एक्शन मैं मानता हूं कि सबसे पहले वो एक्शन हमें लेना जरूरी है। और हम देखना तक नहीं चाहते, आंखें खुली रखना नहीं चाहते, अगर आंखें दिखा रही है तो उस पर सोचना नहीं चाहते, तो सबसे पहले जिम्मेदार और आरोपी नंबर 1 हम हैं खुद। कम से कम हम ये कर सकते हैं कि हमारे सामने आने वाला कोई आतंकी के ह्यूमन राइट्स पर बोल रहा है तो उसको सेम नहीं कर सकते, हम उतना भी नहीं करेंगे। और वो आतंकी है, जो आरोपी है, उसके लिए बचाव पेश करने वाला है, उसको हम नहीं रोकेंगे। वो खुफिया एजेंसी या पुलिस तंत्र को बचाना है, रोकना है, तो पहले वहां से शुरू करते हैं, हमारी गलती कहाँ होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है भाऊ। ये कई बार हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, कई बार एटम बम की बात करते हैं, कभी भूकंप की बात करते हैं। क्या ये अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी बात कहने के लिए? ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं विपक्ष के नेता? नहीं नहीं, उनके लिए सब मजाक बन गया, क्योंकि वो सिक्योरिटी जोन में रहते हैं। उनके इर्द गिर्द 20-15 सिक्योरिटी गार्ड रहते, उनको वो तो इस्तेमाल करेंगे, हम उनको रोक नहीं रहे। हम उनको चुनकर लोकसभा में भेजते हैं, हम उनको एलओपी बना देते हैं, उनके चमचे हैं, उनके जो फॉलोअर्स है,
ऐसे अगर 90 एमपी हम चुनकर देंगे तो वो राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं होता, हम जिम्मेदार होते, क्योंकि उनको वोट देने वाले जो है उनको हम रोक नहीं रहे। राहुल गांधी या कांग्रेस को या ऐसे विपक्षों को वोट देने वाला जो वर्ग है वो तो हमारा पड़ोसी है, हमारे कॉलोनी में रहने वाला है। क्या हमने उसको कभी कन्विंस किया कि सबसे पहले ये तय कर ले कि संविधान जिंदा रहना चाहिए, तू जिंदा रहना चाहिए। अगर नागरिक जिंदा रहेगा, सिटीजन जिंदा रहेगा तो ही संविधान जिंदा रहता है। मरे हुए लोगों का देश नहीं होता, राष्ट्र नहीं होता, ना कि उसका कोई संविधान होता है। तो पहले तुम अपने जिंदा हो उसका सबूत पेश करो। मैं आज बहुत गुस्से में हूं, और इसलिए गुस्से में हूं कि कोई मारा गया या किसने उसको मारा है उस पर नहीं हूं। हम सावधान नहीं है, इसके लिए मुझे गुस्सा है। और देखो, एक ओसामा बिन लादेन मारा गया, इससे आतंक तो खत्म नहीं हुआ। उनको जब आप, हमारे आचार्य अत्रे नाम के महाराष्ट्र में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, संपादक, पत्रकार, नाटककार थे, उनका एक वाक्य मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि साल भर में जहां कहीं सांप या नाग दिखाई देगा उसको लाठी से मारोगे, और नाग पंचमी आएगी तो उसको ही दूध पिलाओगे। तो ये गलत है। एक दिन वो आता है वोटिंग का, उस दिन उसको खत्म कर दो। तो मैं मानता हूं कि हर नागरिक को, जो कोई राहुल गांधी हो या ओवैसी हो या उनके साथ गठबंधन करने वाले हो, उनके साथ हाथ मिलाने वाले भी हमारे आसपास कोई है, वो कैंडिडेट होगा, उस पार्टी का कार्यकर्ता होगा या उसका समर्थन करने वाला होगा, तो क्या हम उनसे कॉन्फ्रंट करेंगे, उसके साथ झगड़ा करेंगे, बोलेंगे कि तूने बम ब्लास्ट किया है? ये उस वोटर को हमें बोलना चाहिए। क्या हम बोल पाएंगे? जरा सोचो। तो फिर वो नहीं बोलेंगे, वो भी वोट के लाचार है। जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि जो उस वोट बैंक के वोट चाहते हैं वो उनके खुशी के लिए बात करेंगे। तो जो उतना वो गुनहगार, देखो बंदूक गुनहगार नहीं होती, बंदूक चलाने वाली जो उंगली होती है और उस उंगली के पीछे जो दिमाग होता है वो आरोपी होता है। तो मैं मानता हूं ऐसे वोटर को रोकना हम लोगों का काम है, आम इंसान का, आम आदमी का, आम नागरिक का काम है। तो राहुल गांधी क्या करते इस पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है बोल, क्यों? क्योंकि उसका फायदा नहीं, उसको जो खिलाने वाला है, पिलाने वाला है, उसका पालन पोषण करने वाला है, वो तो हमारे इर्द गिर्द, हम उसको नहीं रोक रहे। परिणामों पर मत बोलो, परिणामों का जो माहौल है उसके बारे में बोलना चाहिए। और जब तक ये लोग शुरू नहीं करेंगे, उनको सेम करना चाहिए, आइसोलेट करने चाहिए ऐसे वोटर को भी, पार्टी नहीं, कार्यकर्ता नहीं, ऐसे वोटर को भी। जो वोटर हमारे सामने बोलेगा नहीं नहीं मोदी को रोकना है और कांग्रेस को लाना है, तो हमको उसको भी बायकॉट करना पड़ेगा, भले वो हमारा पड़ोसी हो या हमारा रिश्तेदार हो। तभी हम सिक्योर्ड लाइफ पाएंगे। राशन कम होगा, पेट्रोल नहीं होगा, ट्रेन नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, पहले जिंदा रहो। ये सारी सुविधाएं बाद में आती है। सस्ती बिजली बाद में आएगी, जब जिंदा रहोगे तब, नहीं तो काम नहीं आती। आप मरे हो और आपके लिए फ्री बिजली मिल रही है, क्या करोगे उस बिजली का? क्योंकि उसका कुछ करने के लिए आप जिंदा ही नहीं रहोगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, जिसको अंग्रेजी में सर्वाइवल कहा जाता है, जिंदा रहना कहा जाता है। क्या हम लोग जिंदा रहना चाहते? हम जिंदा नहीं रहना चाहते। हम मानते कि हमारी बहुत बड़ी ताजमहल जैसी कब्र बने, हमको मरना है जल्दी से जल्द। सब सुविधाएं चाहिए, हमारे मुर्दे को सुविधा चाहिए। अगर मन मरा है, जिंदा रहने की इच्छा मरी हुई है, तो बाकी सब रेडियो के पीछे आप भागते हो। इसलिए मैं मानता हूं कि मैं राहुल गांधी के खिलाफ बोलने की मुझे जरूरत नहीं लगती। राहुल गांधी को जिन्होंने खड़ा किया है, वो वोटर हो, कार्यकर्ता हो, संगठन हो, पार्टी हो, उनके समर्थक हो या उनके मित्र दल हो, ये सब मेरे लिए आरोपी है दिल्ली के ब्लास्ट के।